students, welcome back. This is our third video lecture from chapter 3 of microeconomics, which is demand. Today we will see the law of demand. Law of demand or first law of purchase. Okay, two name से पूछा जा सकता है एग्जाम में, law of demand और first law of purchase, right? See, what is the meaning of law of demand or what is the law of demand? See, law of demand states the inverse relationship between price and quantity demanded. Law of demand क्या बताता है? Inverse relationship बताता है, ठीक है? Inverse relationship बताता है किस किस के बीच में? Price and quantity demanded. अब यहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी के बीच में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। बेटा जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें हम लोगों ने यही बात की है ना। देखिए, अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। किसी भी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हुआ तो उसकी जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। और प्राइस कम होने पे हम क्या करने लगेंगे? ज्यादा क्वांटिटी डिमांड करने लगेंगे। होगा ना ऐसा? अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस ज्यादा है तो क्वांटिटी कम डिमांड करेंगे हम, और प्राइस कम होने पे क्या होगा? ज्यादा क्वांटिटी को डिमांड किया जाएगा। तो बेटा ये जो रिलेशन है, ये कैसा रिलेशन है? कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है ये, राइट? इनवर्स रिलेशन है, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं? नेगेटिव रिलेशन भी कह सकते हैं, है ना? क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे? अपोजिट हो रहा है ना, इफेक्ट अपोजिट पड़ रहा है। प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी कम हो रही है, प्राइस कम हो रहा है, क्वांटिटी बढ़ रही है, तो इसे इनवर्स और नेगेटिव रिलेशन कहते हैं। तो वही है लॉ ऑफ डिमांड, है ना? किसी भी कमोडिटी की प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी, उसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है ना? डिमांड की हुई क्वांटिटी कम हो जाती है, प्राइस कम होने पे हम ज्यादा डिमांड करने लगते हैं, राइट? नाउ बेटा ये जो सेकेंड लाइन है ये आपको लिखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। ये कब होता है? ऐसा कब होता है? जब दूसरे फैक्टर्स जो है उन्हें कांस्टेंट रखा जाए। देखिए, ये तो था हमारा लॉ ऑफ डिमांड, बहुत ही सिंपल। दूसरे फैक्टर्स कौन से हैं? देखिए जरा, आप लोगों को पता है जब आपने डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे, है ना, डिमांड के जो डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे, फर्स्ट डिटर्मिनेंट क्या था? फर्स्ट डिटर्मिनेंट था द प्राइस ऑफ कमोडिटी, है ना? तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट को छोड़ के जो बाकी जितने भी डिटर्मिनेंट्स है वो क्या है? अदर फैक्टर, है ना? वो क्या है बेटा? अदर फैक्टर है। तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट क्या था? प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी को छोड़ करके जितने भी फैक्टर्स है वो क्या रहेंगे? सारे के सारे कांस्टेंट रहेंगे। यहाँ पर देखिए, अब हम एजम्पशन पे आ जाते हैं। बहुत ही सिंपल है एजम्पशन, इसमें हमें सिर्फ यही लिखना है कि कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो क्या रहेंगे? कांस्टेंट। देखिए जरा, जो हमने वहां पर क्या पढ़ा था? डिटर्मिनेंट्स में क्या पढ़ा था? देखिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स पढ़े थे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड पढ़ा था, इनकम ऑफ कंज्यूमर पढ़ा था, है ना? देन नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस पढ़ा था, और टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी पढ़ा था, राइट? लेकिन फर्स्ट वाला क्या था डिटर्मिनेंट? फर्स्ट वाला डिटर्मिनेंट था प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अभी मैंने कहा कि फर्स्ट डिटर्मिनेंट को छोड़ करके बाकी सारे जो फैक्टर है वो क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। क्या लिखा है हमने? देखिए यही यहाँ लिखा है, सब्स्टिट्यूट गुड्स डू नॉट चेंज मींस कांस्टेंट है ना? प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी क्या है? चेंज नहीं होगा, है ना? कांस्टेंट रहेगा। इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी चेंज नहीं होने वाला। नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस। प्राइस में भी कोई चेंज होगा ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, प्राइस में चेंजेस होने की भी कोई संभावना नहीं है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। बस ये जो लाइन है ना बेटा, इसी लाइन को तो हमने यहाँ लिखा है एजम्पशंस में, राइट? आई होप आप समझ चुके होंगे। नाउ अब देखिए बेटा, इसके बाद हम लोगों ने इंडिविजुअल डिमांड का शेड्यूल भी पढ़ा है ना? पढ़ा है ना इंडिविजुअल डिमांड का शेड्यूल, और कर्व भी पढ़ा है ना? तो यहाँ पर आपको लॉ ऑफ डिमांड में भी ये दोनों चीजें बनानी होगी, शेड्यूल एंड कर्व। शेड्यूल से आप क्या देख पाएंगे? क्या देखा था आपने शेड्यूल में? इनवर्स रिलेशन देखा था प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशन आपने शेड्यूल में आप देख चुके हैं, और उसे कैसे उसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन या कैसे उसे कर्व के थ्रू प्रेजेंट करते हैं ये भी आप देख चुके हैं, है ना?
तो लॉ ऑफ डिमांड में आप मीनिंग लिखेंगे, एजम्पशंस लिखेंगे, उसका शेड्यूल एंड कर्व को प्रिपेयर करेंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज रीजन फॉर लॉ ऑफ डिमांड। देखिए बेटा कौन कौन से ऐसे रीजन है ना, लॉ ऑफ डिमांड के क्या क्या रीजन है। तो फर्स्ट रीजन, सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है लॉ ऑफ DMU। लॉ ऑफ DMU मीन्स लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यू ऑल नो वेरी वेल, बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि DMU क्या होता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, बताइए जल्दी से। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है कि जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी की हर सक्सेसिव यूनिट को कंज्यूम करते जाते हैं, है ना, मोर एंड मोर यूनिट्स को कंज्यूम करते जाते हैं, मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता चला जाता है, राइट। अब देखिए किसी भी कमोडिटी की यूनिट्स को आप कब कंज्यूम करेंगे, कब कंज्यूम करेंगे, जब आपको उससे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना। अगर आपको सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल रहा तो क्या आप कंज्यूम करेंगे, क्या सेटिस्फेक्शन अगर नहीं मिल रहा है तो आप कंज्यूम करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। बट अगर उस कमोडिटी की प्राइस को कम कर दिया जाए, है ना, एक सिचुएशन हम यहां लेते हैं कि अगर उसकी प्राइस को कम कर दिया जाए, प्राइस को अगर डिक्रीज कर दिया जाए, तो देखो नॉर्मल प्राइस रहेगी तो आप उसे कंज्यूम नहीं करेंगे, लेकिन अगर प्राइस को हम कम कर दें तो क्या हो सकता है, फिर डिमांड क्या हो सकती है बेटा, उसकी बढ़ सकती है ना। अगर प्राइस को कम कर दें तो डिमांड बढ़ सकती है, राइट। तो ये क्यों हुआ, प्राइस को हमने क्यों कम किया, लॉ ऑफ DMU की वजह से, ठीक है। तो लॉ ऑफ DMU क्या है, एक रीजन है किसका, लॉ ऑफ डिमांड का, राइट। नाउ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स। अब देखिए सब्स्टिट्यूटिव गुड का क्या इफेक्ट पड़ता है, सपोज टी एंड कॉफी, है ना, ये क्या है, दोनों सब्स्टिट्यूटिव गुड है। क्यों है बेटा, क्योंकि टी के प्लेस पे हम क्या यूज करते हैं, कॉफी यूज करते हैं ना। टी, कॉफी, पेप्सी, कोक, ये सारे क्या है, सब्स्टिट्यूटिव गुड हैं। ऐसे गुड जिनकी प्लेस पे हम किसी दूसरे गुड को यूज कर सकते हैं। सपोज कि टी की प्राइस क्या हुई बेटा, टी की प्राइस क्या हुई, यहाँ पर इंक्रीज हो गई, है ना, टी की प्राइस क्या हुई, इंक्रीज हो गई। तो अब टी का सब्स्टिट्यूट आपके पास क्या है, कॉफी है। तो जो कंज्यूमर होगा वो क्या करेगा, क्वांटिटी डिमांड किसकी करेगा भाई, कॉफी की करेगा, क्योंकि टी की तो प्राइस बढ़ गई है ना। तो टी की क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। टी की क्वांटिटी का डिमांड कम हो जाएगा और कॉफी की क्वांटिटी का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लोग यही सोचेंगे ना कि भाई टी की प्राइस तो है वो बढ़ गई है, तो इससे बेटर तो क्या है, हम कॉफी, वो लोग कॉफी प्रेफर करना पसंद करेंगे, है ना, राइट। तो ये जो सब्स्टिट्यूटिव गुड है उसका भी इफेक्ट पड़ता है ना, लॉ ऑफ डिमांड पे, राइट। ये भी एक रीजन है लॉ ऑफ डिमांड का। नाउ इनकम इफेक्ट। अब इनकम का कैसे इफेक्ट पड़ता है बेटा, देखिए इनकम दो टाइप्स की होती हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनकम। फर्स्ट वन इज, लेट्स सी, फर्स्ट ये इनकम इफेक्ट हम लोग देख रहे हैं। फर्स्ट वन इज मनी इनकम एंड सेकेंड वन इज रियल इनकम, राइट। फर्स्ट वन इज मनी इनकम एंड सेकेंड वन इज रियल इनकम। सपोज कि आपकी मनी इनकम कितनी है, ₹40 है, ₹40 आपकी मनी इनकम है और 10 रुपीज की आपको एक चॉकलेट मिल रही है ना, 10 रुपीज की 1 चॉकलेट मिल रही है और आपकी मनी इनकम 40 रुपीज है। तो आप कितनी चॉकलेट परचेस कर पाएंगे, 4 चॉकलेट्स परचेस कर पाएंगे, ठीक है। तो मनी इनकम तो क्या है बेटा, जो मनी की टर्म्स में बताता है, और रियल इनकम क्या है, यहाँ पर क्या बता रहा है कि चॉकलेट की क्वांटिटी बता रहा है ना, कि किसी भी कमोडिटी की आप कितनी क्वांटिटी परचेस कर पा रहे हैं। तो ये मनी और रियल इनकम में डिफरेंस है। अब देखिए बेटा, सपोज कि यहाँ पर 1 चॉकलेट की जो वैल्यू है या 1 चॉकलेट की जो प्राइस है वो 8 रुपीज हो जाती है ना। अब पैसे तो आपके पास उतने ही हैं, 40 रुपीज, लेकिन 1 चॉकलेट की जो प्राइस है वो कितनी हो गई है, 8 हो गई है। तो अब आप कितने चॉकलेट्स परचेस कर पाएंगे, यहाँ पे 5 चॉकलेट्स परचेस कर पाएंगे। ओके, तो देखिए बेटा यहाँ पर जो आपकी जो परचेसिंग पावर है ना, उसका भी इफेक्ट पड़ता है लॉ ऑफ डिमांड पे, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज एडिशनल कंज्यूमर। अब देखिए एडिशनल कंज्यूमर कैसे, जब यहाँ पर एडिशनल कंज्यूमर क्या होगा, जब किसी भी क्वांटिटी की जो प्राइस है, जब किसी भी कमोडिटी की जो प्राइस है वो कम हो जाएगी ना, तो बेटा क्या होगा, जो लोग पहले से उसे परचेस कर रहे हैं वो तो परचेस करेंगे ही, बट जिन लोगों के बजट में वो चीज नहीं थी, है ना। एक एग्जांपल अगर यहाँ पर ले हम,
कि सपोज कोई आइसक्रीम है ना, आइसक्रीम है, आइसक्रीम की प्राइस 100 रुपीज से कम होकर कितने हो गई है, ₹50 हो गई है, ठीक है। तो बेटा अब वो लोग तो इसे कंज्यूम करेंगे ही या परचेस करेंगे ही आइसक्रीम को जो पहले से करे थे, बट क्योंकि हाफ प्राइस हो गई ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा कि एडिशनल कंज्यूमर और ज्यादा जुड़ जाएंगे, है ना। तो एडिशनल कंज्यूमर जब जुड़ेंगे तो क्वांटिटी डिमांड रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इसकी डिमांड होने वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी ना, क्योंकि प्राइस कम हो गए तो एडिशनल कंज्यूमर जुड़ते जाएंगे, है ना। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे 100 रुपीज की आइसक्रीम, वो भी अब इसे ले पाएंगे क्योंकि इसकी प्राइस कितनी हो गई है, 50 रुपीज हो गई है, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, राइट। नाउ लास्ट वन इज डिफरेंट यूजेस। देखिए अब डिफरेंट यूजेस कैसे बेटा, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेंगे मिल्क का, इसे मैं रफ कर देती हूँ क्योंकि ये आप देख चुके हैं ना। ओके, सी डिफरेंट यूजेस में हम मिल्क का एग्जाम्पल लेते हैं कि मिल्क के डिफरेंट यूजेस हैं हमारे पास। क्या क्या यूजेस हो सकते हैं मिल्क के, देखिए जरा, टी, है ना, कॉफी, टी कॉफी, आइसक्रीम, कर्ड, राइट, बटर, और भी बहुत सारे यूजेस हैं मिल्क के, है ना। तो देखिए बेटा जब तक आपको मिल्क का यूज टी, और सपोज कि आप 1 लीटर मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं डेली, है ना, 1 लीटर मिल्क आप क्या कर रहे हैं बेटा, कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। तो 1 लीटर मिल्क आपके लिए सफिशिएंट है जब तक आप टी और कॉफी के लिए मिल्क का यूज कर रहे हैं, राइट। अब क्या होगा, मानिए कि मिल्क की जो प्राइस है वो क्या हो गई है बेटा, कम हो गई है, मिल्क की प्राइस क्या हुई, कम हुई। तो अब यहाँ पर मिल्क के डिफरेंट यूजेस है ना, तो कंज्यूमर क्या सोचेगा कि भाई मैं मार्केट से महंगे आइसक्रीम लूं या फिर कर्ड लूं, इससे बेटर तो क्या है कि मैं मिल्क की जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसको बढ़ा देता हूं, है ना। 1 लीटर मिल्क अगर आप अब ले रहे हैं तो इससे क्या कर देंगे आप, 2 लीटर और आप 3 लीटर भी कर सकते हैं, क्योंकि अब क्या हो गया है, प्राइस कम हो गई है ना। तो आप क्या सोचोगे कि हम महंगा दही क्यों ले मार्केट से, हम महंगी आइसक्रीम क्यों ले, हम मिल्क को बढ़ा देते हैं, है ना। मिल्क की डिमांड कंज्यूमर बढ़ा देगा ताकि वो फिर उसे घर में ही प्रिपेयर कर सकेगा, राइट। तो जो डिफरेंट यूजेस हैं किसी भी कमोडिटी के, वो भी क्या है, एक रीजन है लॉ ऑफ डिमांड के, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। अब एक्सेप्शंस क्या, जहां पर ये लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता जिन सिचुएशन में, देखिए जैसे फर्स्ट है गिफन गुड्स। अब गिफन गुड्स क्या है बेटा, देखिए गिफन गुड्स इस टाइप के गुड हैं जो बहुत ज्यादा चीपर होते हैं, है ना, जो चीपर होते हैं। अब चीपर होते हैं दैट मीन्स कि सपोज कि कोई सेल लगी है ना, क्या लगी है भाई, कोई सेल लगी है, सेल। अब उस सेल में उस सेल में किसी भी कमोडिटी की प्राइस क्या है बेटा, बहुत कम है ना, कि किसी भी गुड की प्राइस क्या है, कम है। तो देखिए कई बार हम ऐसा सोचते हैं ना कि भाई ये तो सेल है और बहुत ज्यादा, मतलब एक मीडियम प्राइस से भी ज्यादा कम प्राइस में अगर हमें कोई चीज मिल रही है, इसका मतलब क्या है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है ना। तो प्राइस कम होने पे भी बेटा ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, उसकी डिमांड क्या होगी, कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि कंज्यूमर ये सोचेगा या ऐसा सोचा जाता है कि भाई सेल में जो बहुत ज्यादा चीप प्राइस पे हमें जो गुड मिल रहा है उसकी जो क्या है, क्वालिटी सही नहीं होगी। तो यहाँ पर प्राइस तो कम है, उसका प्राइस कम होते हुए भी उसकी डिमांड क्या है बेटा, कम है। जबकि हमारा लॉ क्या कहता है कि जब प्राइस कम होती है तो डिमांड क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहाँ पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, किसके साथ एप्लीकेबल नहीं है, गिवन गुड्स के साथ, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज स्टेटस सिंबल गुड्स। अब स्टेटस सिंबल गुड्स क्या, भाई जो लोग बहुत ज्यादा रिच होते हैं, है ना, तो जो रिच पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें तो शो ऑफ करना होता है ना, उन्हें शो ऑफ करना होता है। भाई हमारे पास तो उनके पास तो बहुत ज्यादा पैसा होता है जो रिच लोग हैं, तो वो क्या करते हैं फिर कि भले ही डायमंड की डिमांड है ना, डायमंड है, उसकी प्राइस कितनी भी ज्यादा है, उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उससे, क्योंकि पैसा तो उनके पास अथाह है ना, बहुत है। तो वो क्या करते हैं, शो ऑफ के चक्कर में वो क्या करते हैं, भले प्राइस ज्यादा है तो भी क्या करेंगे, उस क्वांटिटी को डिमांड ज्यादा करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो प्राइस है उसका तो उनके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा है ना, क्योंकि वो तो रिच है ना, रिच
रिच लोग हैं वो अपने स्टेटस सिंबल को बताने के लिए क्या करते हैं, महंगी महंगी चीजें खरीदते हैं, फिर भले ही उसकी प्राइस ज्यादा होगी तो भी वो डिमांड उसकी ज्यादा ही करेंगे, ठीक है। तो इस सिचुएशन में भी ये लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल नहीं होता। नाउ फियर ऑफ शॉर्टेज। अब फियर ऑफ शॉर्टेज क्या हुआ, देखिए सपोज कोई भी कमोडिटी है, आज उसकी प्राइस क्या है, बढ़ी हुई है, प्राइस उसकी ज्यादा है, बट आपको डर है कि फ्यूचर में क्या होगी, वो शॉर्टेज हो जाएगी उसकी, राइट। अब सपोज कि वीट है ना, या राइस है, या और कोई भी कमोडिटी है जो आपके लिए जरूरी है परचेस करना। अब आपको डर है कि भाई फ्यूचर में क्या होगा, हमें मिलेगा ही नहीं, है ना, हमें वीट या राइस हमें अगर खाने को ही नहीं मिलेगा तो हम क्या खाएंगे। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, भले ही प्राइस बढ़ी हुई हो तो भी उसकी जो डिमांड है वो क्या होगी, बढ़ी हुई ही होगी, क्योंकि आपको फ्यूचर में उसकी शॉर्टेज होने का डर है, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज इग्नोरेंस, है ना। कई बार क्या होता है, इग्नोरेंस होती है ना, इस चीज को लेकर हम अवेयर नहीं होते कि भाई है ना इसकी प्राइस कम है। इग्नोरेंस की वजह से भी क्या होता है कि हम प्राइस ज्यादा होते हुए भी उसकी क्वांटिटी ज्यादा डिमांड कर लेते हैं, है ना। किस सिचुएशन में, इग्नोरेंस की सिचुएशन में, है ना। ओके, नाउ इग्नोरेंस मीन्स हमें समझ नहीं होती है ना कि ये जो कमोडिटी है या फिर ये जो प्रोडक्ट है ना, इसकी प्राइस इतनी नहीं होनी चाहिए, इसकी प्राइस कम होनी चाहिए, बट हमें उस चीज की समझ नहीं होती तो प्राइस ज्यादा होते हुए भी हम क्या कर लेते हैं, क्वांटिटी ज्यादा डिमांड कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फैशन रिलेटेड गुड्स। अब जो फैशन रिलेटेड गुड्स होते हैं ना बेटा, उनके साथ भी क्या होता है कि भाई उनकी प्राइस ज्यादा है। सपोज कि कोई ड्रेस फैशन में है और उसकी प्राइस ज्यादा है, फिर भी क्योंकि वो तो फैशन है ना, तो फैशन दिखाने के लिए क्या किया जाता है, फैशन रिलेटेड जो गुड्स होते हैं उनकी क्वांटिटी भी क्या होती है बेटा, ज्यादा ही होती है, भले ही प्राइस ज्यादा हो, बट फैशन में है ना वो ड्रेस, किसी ड्रेस का भले ही प्राइस कितना भी ज्यादा हो, बट अभी वो फैशन में है तो हमें अभी वही पहननी है, तो हम उसकी क्वांटिटी को क्या करेंगे, डिमांड करेंगे ज्यादा। नाउ नेक्स्ट वन इज नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। देखिए कुछ चीजें बहुत ज्यादा लाइफ के लिए जरूरी होती हैं, जैसे मेडिसिन है ना, होती है ना। तो देखिए मेडिसिन, अब मेडिसिन, अगर मेडिसिन का जो प्राइस है वो कम है या ज्यादा है, उससे डिमांड पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, सोचिए जरा बेटा। मेडिसिन कितनी भी महंगी होगी, इंसान को अगर बीमार है और अगर उसे ठीक होना है तो महंगी मेडिसिन को भी उसे परचेस करना होगा, है ना। तो क्या होगा बेटा, मेडिसिन की प्राइस अगर बढ़ेगी तो भी उसकी क्वांटिटी तो क्वांटिटी सेम रहेगी, मीन्स उसकी प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो क्या है, लाइफ की नेसेसिटी है बेटा, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट एंड लास्ट इज चेंज इन वेदर। अब देखिए चेंज इन वेदर, सपोज कि रेनी सीजन है ना, रेनी सीजन है। अब रेनी सीजन में क्या हुआ, रेनकोट या फिर अम्ब्रेला की अगर प्राइजेस बढ़ी हैं, है ना, प्राइजेस बढ़ी हैं तो भी उसकी डिमांड क्या होगी बेटा, बढ़ेगी ना, क्योंकि भाई रेनी सीजन में तो आपको उसको लेना एक आपके लिए नेसेसरी है ना, रेनकोट या अम्ब्रेला को, तो भले ही प्राइस बढ़े, उस प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। तो ये सारे क्या है बेटा, एक्सेप्शंस हैं हमारे लॉ ऑफ डिमांड के। सो दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ डिमांड। जल्दी से क्विकली हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या देखा, लॉ ऑफ डिमांड का मीनिंग देखा, एजम्पशंस देखे, एजम्पशंस देखने के बाद बेटा एग्जाम्पल देते हुए आपको शेड्यूल और कर्व को प्रिपेयर करना है, जो आप अपनी प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं। देन हमने देखा रीजन फॉर लॉ ऑफ डिमांड एंड एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ डिमांड। थैंक यू बेटा।